नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल टुडेज़ बायोलॉजी पर। आज मैं आपके साथ एक ऐसा वायरस डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है एंटीरोवायरस D68। एंटीरोवायरस D68 एक एंटीरोवायरस का ही वेरिएंट है जो कि नॉन पोलियो वेरिएंट है। नॉन पोलियो एंटीरोवायरस के सैकड़ों वेरिएंट्स हैं जिसमें से एक ये सबसे खतरनाक माना जाता है बच्चों के लिए। अगर हम बात करें D68 की तो ये फर्स्टली आइडेंटिफाई किया गया था कैलिफोर्निया में 1962 में। इसके बाद हम बात करें यूनाइटेड स्टेट की। यूनाइटेड स्टेट में ये वायरस जो है समर सीज़न में ज़्यादा स्प्रेड होता है। अगर हम बात करें इसकी स्प्रेडिंग की कि किस सीज़न में ये सबसे ज़्यादा होता है तो वो ये समर सीज़न में होता है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में ये सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है यूनाइटेड स्टेट में। अब हम इसकी सिम्टम्स की बात करें कि इसके क्या लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स है इसके, तो मैंने इसके सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक बच्चों के लिए जिसे हम चाइल्डहुड सिम्टम्स कहेंगे और आप कह सकते हैं टीनेजर सिम्टम्स, और एक बड़ों के लिए जो कि अडल्ट सिम्टम होंगे। अब हम बात करें चाइल्डहुड टीन एजर में क्या होगा कि बचपन में और जो बाल अवस्था और किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था में तो हम नहीं कह सकते, पर बाल अवस्था में जो है इसमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। बाल अवस्था में चाइल्डहुड में इसमें जो सिम्टम्स है वो रेस्पिरेटरी इलनेस सबसे बड़ा सिम्टम है, जो कि सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सिम्टम है। इससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है और साथ ही साथ उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है इस कंडीशन में। अगर हम इसके दूसरे सिम्टम की बात करें, दूसरे लक्षण की बात करें बच्चों में, तो वो ये है कि उन्हें पैरालिसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। जो उनकी आईलिड्स है वो मूवमेंट करना बंद कर देती है, उनकी आइज़ जो है, आंखें जो है, पलकें और आंखें मूवमेंट करना बंद कर देती है। मतलब कि अगर हम बात करें एक तरह से उनको फेशियल रूप फेस करना पड़ता है। फेशियल रूप में क्या होता है कि आपकी जो फेशियल मसल है और फेशियल में जो आपका एक नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्शन होता है वो नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है, और जिसके कारण बच्चों में पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसके साथ बात करें अडल्ट्स की, बड़ों में इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि बड़ों के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है और बड़ों में इसके जो लक्षण हैं वो माइल्ड से होते हैं। माइल्ड सिम्टम्स होते हैं बड़ों में, तो जैसे कि रनी नोज, स्नीजिंग, कफ, बॉडी एक, मसल एक, बस यही जो है, यही सब सिम्टम्स अडल्ट्स में देखने को मिलते हैं। पर अगर हम बात करें चाइल्डहुड की तो बच्चों में इसके जो ये मैंने आपके साथ रनी नोज, स्नीजिंग, कफ, बॉडी एक एंड मसल एक के साथ साथ उन्हें रेस्पिरेटरी इलनेस भी देखने को मिलती है। बहुत ही रेयर चांस में ऐसा होता है कि किसी बड़े जो अडल्ट्स है उन्हें एंटीरोवायरस D68 से रेस्पिरेटरी इलनेस हुई हो। अब हम बात करें कि ये वायरस किस तरह से फैलता है। ये वायरस भी उसी तरह से फैलता है जिस तरह से आजकल जो ये पेंडेमिक चली है कोविड-19 फैल रहा है। ये वायरस आपके ड्रॉपलेट्स, मतलब कि आपकी थूक, सलाइवा के ड्रॉपलेट्स से, आपके नेज़ल म्यूकस से और आपके जो लंग्स से म्यूकस निकलता है जिसे हम कफ कहते हैं, उससे फैल सकता है। अब हम बात करें कि हमें इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर हम इसकी सावधानियों की बात करें तो मुख्यतः हमें इसमें अपने हाथों को सैनिटाइज फ्रिक्वेंटली करना चाहिए। हैंड वॉश से अपने हाथ 20 सेकंड्स तक धोने चाहिए और उसके बाद हमें अवॉइड करनी चाहिए आँख, नाक और मुंह में हाथ से टचिंग। जो टचिंग है हमें वो मुंह अवॉइड करनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमें हगिंग, मतलब कि किसी से गले मिलना, किसी से हैंड शेक करना और अपने जो बर्तन है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना जो कि EVD68 से ग्रस्त हो। और इसी के साथ साथ हमें अगर मेन प्रिकॉशन जो है कि जैसे घर के डोर्स, हैंडल्स और टॉयज़ बच्चों के, ये सब कुछ फ्रिक्वेंटली डिसइंफेक्ट करते रहने चाहिए, मतलब कि इन्हें साफ़ करते रहना चाहिए।
अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, कि इसका क्या डायग्नोसिस है, किस तरह से इसको डिटरमाइन किया जाता है कि EVD68 किसी व्यक्ति को हो गया है। तो इसके लिए मुख्यतः हम जो टेस्ट करवाते हैं वो नाक, गले और ब्लड के माध्यम से करवाते हैं। तो नाक और गले से जो टेस्ट किया जाता है उसे बोलते हैं RT-PCR, रियल टाइम, या आप कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि आजकल कोविड-19 के पेशेंट के साथ भी ये टेस्ट किया जाता है, जिससे कि डिटरमाइन होता है कि जो ये EVD68 है कि ये पेशेंट की बॉडी में है या नहीं है। और इसी के साथ साथ ये RT-PCR जो टेस्ट है ये कोविड के पेशेंट के साथ भी सेम प्रोसीजर में किया जाता है, नाक और गले से। बट जो ये EVD68 वायरस है इसके लिए हम ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी हम इसका पता लगा सकते हैं। इसके साथ हम अगर बात करें अब ट्रीटमेंट की, कि जो EVD68 है उसका क्या ट्रीटमेंट है, तो इसका अभी तक कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को EVD68 के लक्षण अपने आप में देखने को मिलते हैं तो उसे तुरंत जाकर अपने डॉक्टर, फिजिशियन से जाके कंसर्न करना चाहिए, और जो अप्रोप्रिएट टेस्ट है इस वायरस से बचने के लिए, इस वायरस को डिटरमाइन करने के लिए वो करवा लेनी चाहिए। यदि वो व्यक्ति EVD68 से ग्रस्त होगा तो उसे जो डॉक्टर, फिजिशियन रिकमेंड करेंगे बेस्ट वे जिससे कि वो वायरस उनमें कंट्रोल हो, तो उसे वो सब कुछ फॉलो कर लेना चाहिए। बट इसकी कोई भी अभी तक एंटीवायरल मेडिकेशन नहीं बनी है। अगर हम बात करें एंटीवायरल मेडिकेशन क्या होती है, तो एंटीवायरल मेडिकेशन का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उदाहरण दूं, हमारे पास सभी के पास लैपटॉप्स, PCs होते हैं, उसमें हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, जिसका क्या काम होता है कि जो वायरस अगर इसमें कहीं से आए तो वो उस वायरस को किल कर दे, ताकि हमारी जो फाइल्स है वो सारी सेफ रहें। ठीक है, इसी तरह से एंटीवायरल मेडिकेशन इस तरह की मेडिकेशन होती है जिसे हम वैक्सीन्स भी कहते हैं, वैक्सीनेशन भी कहते हैं। एंटीवायरल मेडिकेशन क्या करती है कि जो हमारे शरीर में बाहर से वायरस आता है उसको किल करने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अंदर एंटीवायरस मेडिसिन जो बनाई जाती है उसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं, पहले जो वायरस है, जैसे कोई भी वायरस है उस पर वो रिसर्च करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके DNA स्ट्रक्चर, RNA स्ट्रक्चर, जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है कि उसके एंटीवायरल डोज तैयार की जाएगी, एंटीवायरल मेडिसिन्स तैयार की जाएगी, ताकि अगर हम एंटीवायरल मेडिकेशंस को इनटेक करें तो वो जो वायरस है हम उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज तैयार करें, और जिससे कि हमारे शरीर में वो वायरस इतना प्रभावशाली ना हो। तो जिस तरह से आजकल चला है कि कोविड वायरस जो है, कोविड इन्फेक्शन है, उसके लिए वैक्सीनेशन तैयार की जा रही है, कोविड शील्ड, और आपकी एक और वायरस है जिसका नाम मुझे वैक्सीनेशन है जिसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एक कोविड शील्ड है, और दूसरी जो भी मतलब कि इसके लिए वायरस जो भी होती है एप्रोप्रिएट एंटीवायरल मेडिकेशन, वो अभी EVD68 के लिए नहीं है। अब हम बात करें EVD68 के जो सिम्टम्स है वो बच्चों में ही क्यों असरदार है, ज़्यादा क्यों देखने को बच्चों में मिलते हैं, और डेंजरस क्यों बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए नहीं है। इसका सीधा सा जो आंसर है वो है इम्यूनिटी पावर। जो इम्यूनिटी पावर बच्चों में होती है वो बड़ों के मुकाबले वीक होती है, जिसके कारण कि क्या होता है, जो कोई भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जल्दी पकड़ लेता है, उनकी बॉडी के द्वारा जल्दी वो कैच कर लेते हैं इस वायरस को। अगर किसी बड़े की भी इम्यूनिटी वीक हो तो वो उसमें भी ज़्यादा असर कर सकता है, पर मुख्यतः बच्चों में इसीलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी बच्चों में कम होती है बड़ों के मुकाबले। अब हम बात करें कि ये इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी की बात करें तो हम इम्यूनिटी, एक आपको उदाहरण दूं कि जैसे हमारे जो जवान है, सैनिक है, सोल्जर्स है,
वो सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से जो हमारी इम्यूनिटी है, किसी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी तरह की बीमारी से हमारी हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। उसके अगेंस्ट जो भी वायरस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार करती है ताकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी इस वीडियो में मज़ा आया होगा और आपको कुछ थोड़ा बहुत जानने को कुछ बातें मिली होगी, कुछ लोगों को पता होगा कि ये क्या चीज़ें होती है और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी नए वायरल इन्फेक्शन के साथ। तो बने रहिए। जय हिंद।